नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो देश में कोरोना और साथ ही इसका जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। यही हाल जो है वो देश के दुनिया के बाकी हिस्सों में भी देखा जा रहा है, जहां पर कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। इसी के साथ तीसरी लहर की चर्चा हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अगले 1 से 2 हफ्तों में देश में कोरोना के केसेस जो हैं वो पीक पर होंगे, यानी इनकी संख्या जो है वो बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि इस बार का जो इन्फेक्शन है वो माइल्ड है और इसके जो पेशेंट हैं वो हफ्ते भर में ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली और मुंबई की बात करें तो वहाँ पर कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो एडमिट हैं अस्पताल में, और इसके अलावा कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट में रखा गया है। तो हमें इसको लेकर के अभी बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है और ध्यान में रखना है खुद को और अपनी सेहत का। हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ गए हैं बीएचयू के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी, जो पिछले काफ़ी समय से या लगातार हम कहें तो वो कोरोना को लेकर अपनी बात जो है, जानकारी जो है वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एनबीटी के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार शेफाली जी, एनबीटी के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जी। ज्ञानेश्वर जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि इस वक़्त जो केसेज़ आ रहे हैं, वो हम देख रहे हैं ओमिक्रॉन के अलावा भी कोरोना के केसेज़ जो हैं वो बढ़ रहे हैं। उनमें ओमिक्रॉन के केसेज़ भी हैं, इसके अलावा कोरोना के केसेज़ भी हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है जो एकदम से इस वक़्त सर्ज आया है केसेज़ में? जी देखिए, जैसा कि लगातार हम लोग जब से ये कोरोना की कई वेव्स, अभी तक ये तीसरी वेव जो शुरू हो चुकी है, हम लोग लगातार इसको स्टडी कर रहे हैं और एक बात ये क्लियर है कि जब एंटीबॉडी का लेवल बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में जो है वो कम होती है तो सर्ज आता ही है। और उसके साथ अगर कोई और वेरिएंट एसोसिएट हो गया तो बहुत जो है एक ड्रास्टिक लेवल पे चेंजेस आते हैं और बहुत नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम पहले केस की बात करें, दूसरे केस, दूसरे वेव की बात करें, फिर तीसरे वेव की बात करें, तो बहुत हमको डिफरेंस भी तीनों में नजर आ रहा है। हुँ। और अभी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ओमिक्रॉन का, अगर हम जो सबसे पहले अफ्रीका में शुरू हुआ, साउथ अफ्रीका का बहुत क्लियर डेटा है जो ये बता रहा है कि यहाँ मृत्यु दर बहुत ही कम है, हुँ। लेकिन केसेस ये बहुत तेजी से सर्च करता है। उसके बाद यूके का भी डेटा है, सिमिलर है। हाँ। यूएसए का डेटा भी सिमिलर रिजल्ट दिख रहा है। लेकिन भारत के साथ प्रॉब्लम ये है कि भारत में डेल्टा वेरिएंट जो कि सेकेंड वेव में रन कर रहा था वो अभी भी यहाँ एग्जिस्ट करता है। उसके बाद डेल्टा प्लस भी हुआ जिसमें हुँ। कि एडिशनल म्यूटेशंस थे। तो हुँ। ये वेरिएंट्स है जो कि माइल्ड नहीं है, ये वेरिएंट्स बहुत ही खतरनाक है। हम हुँ। लोगों ने इनकी विभीषिका ऑलरेडी देख देख लिया है। हुँ। तो अब क्योंकि अच्छी बात क्या कहेंगे कि जो माइल्ड वेरिएंट अभी करेंटली दिख रहा है ओमिक्रॉन, हाँ। वो बहुत इन्फेक्टिव है, इन वेरिएंट से ज्यादा इन्फेक्टिव है। तो होगा क्या कि कुछ टाइम बाद ये सबको सुपरसीड कर देगा और पूरा का पूरा जो डेल्टा वेरिएंट या डेल्टा प्लस वेरिएंट रन कर रहा है वो कम हो जाएगा। हुँ। लेकिन शुरुआत में एक ही दिन में ऐसा नहीं होगा कि आज ओमिक्रॉन एंट्री किया किसी सिटी में और कल जो है वो पूरे के पूरे 100% केसेस ओमिक्रॉन के आने लगेंगे। हुँ। तो ये एक हमको बहुत सावधानी बरतनी है इसमें कि जब केसेस बढ़ने शुरू होंगे तो ओमिक्रॉन के साथ डेल्टा वेरिएंट भी होगा और वो हुँ। डेल्टा वेरिएंट हमको बहुत सीरियसली सिक कर सकता है, हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी या कभी कभी मौत भी हो सकती है। तो हमको बहुत केयरफुल रहना है और आगे भी हमको केयरफुल रहना है, क्योंकि हर एक वेरिएंट हर एक इंडिविजुअल पे अलग अलग असर करता है, क्योंकि हमारा जो जीनोम है, हमारा जो डीएनए है, वो किस वेरिएंट के खिलाफ कैसे काम कर रहा है ये बहुत मुश्किल है जानना, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल काम जीनोम सीक्वेंस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को, भले ही कुछ लोग ऐसे भी हैं सोसाइटी में जिनको कोरोना वायरस के अगर हम लोग सामने रख दे तो कभी भी इन्फेक्ट नहीं होंगे, हुँ। लेकिन अगर हमको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है तो इसलिए हमको बहुत बचाव करके रहना है। जी, बिल्कुल। जैसे कि आपने ये बात बताई कि हमें बचाव करके रखना है, तो ये
कौन-कौन से लोग हैं जिनको ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है या जो इस वेरिएंट के प्रति वल्नरेबल हैं, उनको नाज़ुक हैं, संवेदनशील हैं वो इसके जी। लिए? जी, 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 जी। देखिए, कोरोना वायरस के किसी भी वेरिएंट के प्रति कुछ कैटेगरी के लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, जी। और जो ओमिक्रॉन है, इसके बारे में भी ये कहा जा रहा है, जो रिसर्चेज़ आए हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये वेरिएंट जो अफ्रीका में पैदा हुआ, तो अफ्रीका में किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर ये काफ़ी समय तक रहा, क्योंकि इस वेरिएंट में हर एक 15 दिन पे म्यूटेशन होता है। तो हर एक वो इसके साथ लगभग 32 म्यूटेशंस हैं हुँ, इसके अंदर। तो ये 32 म्यूटेशन, इसका मतलब कि ये काफी समय तक किसी एक व्यक्ति के अंदर रहा। तो हुँ, अफ्रीका में जो है वो एड्स के मरीज बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो ऐसे लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं। इनमें वायरस घुसेगा, इनको बीमार करेगा और लंबे समय तक इनको बीमार किए रहेगा, और वही म्यूटेट होता रहेगा। तो जैसे ही उसमें बहुत सारे म्यूटेशन हो जाएंगे, जैसे उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ जाएगी, फिर वो और लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो ये जो है वो एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम है असल में हम देखें तो। और ये अफ्रीका में, क्योंकि वहाँ कम जो है वैक्सीनेशन है, वहाँ एड्स के मरीज ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, यहाँ 8 करोड़ के आसपास लोग डायबिटीज़ 2 वाले हैं, और हमने देखा है कि डायबिटीज़ 2 वालों के लिए ये एक तरीके से बहुत ही खतरनाक उनको बीमार कर देता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, 5 करोड़ के आसपास लोग उससे बीमार हैं। हमारे यहाँ बहुत बूढ़े लोग हैं, 80 साल के ऊपर हैं, 60 साल के ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं। तो एक तरीके से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, जो कि इसके लिए बहुत हाईली वल्नरेबल है। हुँ, तो मान लीजिए कि हमारे घर में बच्चे हैं, लेकिन हमारा हर हर आदमी, यहाँ जो हमारी सोसाइटी है उसमें क्या है, जॉइंट फैमिली है, जिसमें जी, बूढ़े भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं। तो मान लीजिए हम गए बाहर, हम इन्फेक्शन लेके आए, हमको तो भले ही कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे घर में जो बूढ़े हैं उनको जो है वो बहुत सीरियसली ये सीक कर सकता है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो इससे सीरियस रहे और इसकी विभीषिका को समझे। जी। अच्छा ज्ञानेश्वर जी, थर्ड वेव को लेकर के काफ़ी वक़्त से चर्चा हो रही है। आपसे जब पहले भी बात हुई थी तो इस पे हमारी आपसे बात हुई थी। तब ये कहा जा रहा था कि बच्चों पे असर हो सकता है। तो अब आप प्रेज़ेंट सिनेरियो को कैसे देखते हैं? कई देशों में जो है वो 12 साल से कम ऐज के बच्चों को भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। तो अभी आप भारत के हिसाब से इसको कैसे देखते हैं? जी, देखिए, उस समय भी मैंने कहा था कि बच्चों पे इसका कोई बहुत सीरियस असर नहीं पड़ने वाला है। थर्ड वेव में भी मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों पे इसका कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हाँ, हो सकता है कि बच्चे, अगर कोई ओबेसिटी वाले बच्चे हों, बहुत ओबीज़ हों, या हुँ, उनको कोई स्पेसिफिक डिज़ीज़ हो जो कि उनको इम्यून सिस्टम को उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके रखता हो, हुँ, तभी वो इससे बहुत सीरियसली सिक हो सकते हैं। नहीं, बच्चों में ये बीमारी, आप अगर इंडिया के 2 प्रीवियस वेव्स की बात करें, हुँ, या अफ्रीका की बात करें, यूएस की बात करें, कनाडा की बात करें, यूके की बात करें, हर जगह हम देखेंगे कि सीरो पॉजिटिविटी जो है वो बच्चों में ज्यादा है। इसका हुँ, मतलब ये है कि बच्चे इन्फेक्ट हुए और हुँ, होकर के ठीक हो गए और हमको पता ही नहीं चला। तो बच्चे इससे जनरली बहुत कम अछूते हैं, बहुत कम उनके ऊपर कोई सीरियस होने का सवाल है। हुँ, फिर भी तो है, जो जो बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मेडिसिन ले रहे हैं, हुँ, उनके लिए ये सीरियस हो सकता है। जी। अच्छा, जी। वैक्सीन की अगर बात करें तो आप बूस्टर डोज़ के लिए क्या कहेंगे? जैसे अभी भारत में इसको ऑप्शनल रखा गया है। तो अभी आप जो ये जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो वैक्सीन के रोल पर या वैक्सीन का रोल कितना असरदार होता है यहाँ पर? जी, देखिए, बूस्टर का मैं बहुत सपोर्टर नहीं हूँ, क्योंकि बूस्टर उन लोगों के लिए जरूरी है जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। क्योंकि होगा क्या कि जब बहुत तेजी से वेव फैलेगी तो फ्रंटलाइन वर्कर्स भी बीमार होंगे और हमारी पूरी जो हेल्थ सिस्टम है वो ध्वस्त हो जाएगी। हुँ, तो वहां जरूरी है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स के अंदर एक लेवल ऑफ एंटीबॉडीज बना दी जाए। जैसे अभी देखा क्या जा रहा है कि अगर हम सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन लिए हुए हैं, तो हुँ, 90 टू 100 डेज में हमारे अंदर एक जो एंटीबॉडी लेवल वो इतना कम हो जा रहा है कि हम फिर से ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट हो सकते हैं। ऐसे लोगों को अगर हम एक वैक्सीन की डोज दें, तो 4 से 5 दिन के अंदर ही इनके अंदर एक बहुत हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडी बन जाएगी और ये हुँ, प्रोटेक्टेड रहेंगे।
हम्म। तो पुलिस वाले हुए, उसके अलावा फ्रंट लाइन वर्कर्स हुए, और जो लोग बहुत सीरियसली सिक हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, क्योंकि ये वायरस जैसे ही हमारे शरीर में घुसता है मल्टीप्लाई करना शुरू करता है और म्यूटेट होना शुरू करता है। तो हम्म। उस म्यूटेशन को रोकने के लिए हमको इसको कम से कम होस्ट देने की जरूरत है। और कहीं ऐसा हो जैसे कि अफ्रीका में हुआ, ओमिक्रॉन पैदा हो गया, तो हम्म। ऐसे ही बहुत सारे वेरिएंट को भी ये पैदा कर सकता है। तो इसीलिए हमको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग जो कि बहुत सीरियसली सिक हो सकते हैं इससे, हम्म। उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि बूस्टर डोज जरूरी है। लेकिन जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है, हम्म। कब तक बूस्टर डोज देंगे, क्योंकि हमारे पास भी एक लिमिट है वैक्सीन बनाने की। और अभी ओमिक्रॉन आया, उसके बाद फिर कोई वेरिएंट आएगा, क्योंकि वेरिएंट पे वेरिएंट आते रहेंगे। इसको रोकने के लिए हमको इन्फेक्शन कम करना है। इन्फेक्शन को जितना ही हम कम करेंगे, जितना ही वायरस हमारे अंदर आने का चांसेस कम होगा, उतना ही कम नए वेरिएंट आने का चांसेस कम होगा। तो एक तरीके से ओवरऑल हम अगर देखें, तो जिनको जरूरत है, जो बहुत हाईली वल्नरेबल हैं, अभी पिछले हम लोगों ने डिस्कस किया, उन्हीं लोगों के लिए बूस्टर डोज की जरूरत है, उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए। और लोगों के लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हो रहा है अगर वैक्सीनेटेड, फुल्ली वैक्सीनेटेड, तो ज्यादातर लोगों में जो एंटीबॉडी का लेवल है वो एक समय बाद भले ही रिड्यूस हो रहा हो, लेकिन कम से कम 1 साल तक उसके अंदर मेमोरी सेल्स रहती हैं। तो मेमोरी सेल्स जैसे ही हमें फिर से इन्फेक्शन होगा, वो बहुत तेजी के साथ वायरस को न्यूट्रलाइज कर देंगी और हम सीरियस होने से बच जाएंगे। तो बस हमको इस वायरस से सिक होने की जरूरत हो या ना हो, लेकिन इस वायरस से हमको जो है वो मृत्यु होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस वायरस से हमको सीरियस होने से बचना है। इन्फेक्ट होना, मान लीजिए कोई इन्फेक्ट हो गया, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। ज्ञानेश्वर, जैसे बहुत लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन के मतलब योग्य नहीं है, कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से या जो भी, तो ये लोग अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोविड से? देखिए, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग ऐसा कोई अभी कोई गाइडलाइन नहीं है जिसमें कि किस व्यक्ति को वैक्सीन ना लगाएं करके है, हम्म। क्योंकि भाई जो एज है, एज के ऊपर जितने भी सारे लोग हैं, सारे लोग वैक्सीन जनरली लगवाने के लिए एलिजिबल हैं और लगवा भी रहे हैं। और हम्म। ऐसा कोई बहुत सीरियस साइड इफेक्ट भी लोगों में नहीं देखा गया है। हम्म। कुछ एक दो घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो बहुत साइड इफेक्ट सारे लोगों में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हो सकता है कि कुछ जो सीरियसली सिक हों, जो घर में रह रहे हों, जो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हों, जी। जिनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हों या कुछ ऐसी चीजें हों, हम्म। तो उनके सबसे बड़ी बात, उनके परिवार वालों को ये चीज समझना चाहिए। और उनको इस बारे में, एक तो उनके परिवार के सारे लोग अगर वैक्सीनेटेड हैं, हम्म। क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट आपने सुना होगा। हर्ड जी। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि अगर हम एक झुंड की बात करें, एक ग्रुप की बात करें, तो उसमें से ज्यादातर लोग अगर उस वायरस को फैलाने में नाकामयाब हो रहे हैं, तो ऑलरेडी वो लोग जो कि इस वायरस के खिलाफ वैक्सीन न लगवाए हों, वो लोग भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो वही चीज जो है यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं हम्म। कि जो परिवार में और सारे लोग हैं, सारे लोग वैक्सीनेटेड रहें, हम्म। सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, और वो व्यक्ति जो कि वैक्सीन नहीं लगवाया हो, उससे एक निश्चित दूरी बना के रखें और उसकी देखभाल करें। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को भी बचाया जा सकता है। जी, बिल्कुल। अच्छा, आपने हर्ड इम्यूनिटी की बात की, इससे पहले हाइब्रिड इम्यूनिटी वर्ड भी आप शायद बता चुके हैं कई बार, जी जी इससे पहले। जी तो जी ये कितना अहम हो सकता है कोरोना से लड़ाई में? इसका जी, क्या शुरू से मतलब ही होता है? देखिए। जी। हाँ जी जी, हाइब्रिड इम्यूनिटी वो है जैसे कि अगर एक पर्सन नेचुरली इन्फेक्ट हुआ है वायरस से, अगर वो इन्फेक्ट होकर के रिकवर कर जाता है और उसके बाद वो वैक्सीन की डोज लेता है, तो हाँ। उसके पास जो इम्यूनिटी आती है, वो इम्यूनिटी एक बहुत लार्ज हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। हुँ। और अभी पिछले बार भी जो, अब जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो जिस समय वैक्सीन की शॉर्टेज थी, उस समय भी हम लोगों ने टेस्ट किया था और पाया था कि वो लोग जो कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से ठीक हो गए, उनके लिए एक वैक्सीन की डोज ही पर्याप्त होती है इतनी अच्छे अमाउंट में एंटीबॉडी बनाने के लिए, जितनी की 2 वैक्सीन की डोज एक नई आदमी या जिसको कभी इन्फेक्शन ना हुआ हो उसको हुँ। लगाया जाए। तो
अब उसके बाद जब वैक्सीन की उपलब्धता हो गई तो जो लोग इन्फेक्ट होकर के ठीक हो चुके हैं वो अगर दोनों शॉट्स ऑफ वैक्सीन ले लेते हैं तो उनके अंदर जो इम्यूनिटी बनती है वो कम से कम 6 से 9 महीने तक काम करती है। और वायरस का कोई भी जो करंट वेरिएंट रन कर रहा है या कोई फ्यूचर आने वाला भी वेरिएंट ऐसे लोगों को इन्फेक्ट नहीं करता, क्योंकि उनके ब्लड स्ट्रीम में बहुत हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडी है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। और इंडिया के लिए जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 60 से 70% लोग जो है वो इन्फेक्ट होकर के ठीक हो चुके हैं। तो ऐसे लोग जो है वो इस वायरस के अगेंस्ट हमको लड़ने में सहायता प्रदान करेंगे। और इंडिया में इस वायरस का, जैसा कि हम लोग लगातार बोलते आ रहे हैं कि जो असर है वो इसी वजह से, और भी फैक्टर्स हैं लेकिन ये एक बहुत मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से कम रहेगा। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि जो पैंडेमिक है वो अब एंडेमिक की ओर बढ़ रहा है, तो ये दावा कितना सही है? और दूसरा इसी से जुड़ा सवाल मेरा ये है कि जब कोई महामारी फैलती है तो वो कितने टाइम तक एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, धीरे धीरे, जैसे कब जा करके उसका अंत आता है धीरे धीरे? जी जी, देखिए किसी भी बुरी चीज का अंत तो वैसे भी आता, हम अपने पुराणों में भी पढ़ते आए हैं। लेकिन कोई भी महामारी जो है वो एक समय बाद वो एंडेमिक होना शुरू हो जाएगी, एक लोकल एरिया में होना शुरू हो जाएगी। और उसकी जो डेली हर ईयर का केसेस है एवरेज, वो फिक्स हो जाता है। तो इसमें भी होगा, क्योंकि आप अगर सार्स को 1 की बात करें जो चाइना में शुरू हुआ था, 7-8 हजार लोगों को इन्फेक्ट किया, उसके बाद जो है ये सडन डिसअपियर हो गया। तो वायरस जो है वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के होते हैं। लेकिन सार्स कोव 2 आया और उसने पूरे वर्ल्ड को कई बार, एक नहीं कई सारी जो है वेव्स आती चली गई। इसमें भी होगा कि एक समय होगा जब पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वैक्सीनेट होगा या इन्फेक्ट होकर के ठीक हो चुका होगा, तो धीरे धीरे इस वायरस को होस्ट मिलना, होस्ट मतलब हमारी बॉडी, तो नंबर ऑफ ह्यूमन जो 7.2 बिलियन ह्यूमन है पूरे वर्ल्ड में, वो एक समय होगा इस वायरस के लिए 7-8 लोग बच जाएंगे इन्फेक्ट करने लायक। तो ये वायरस क्या करेगा कि फिर एक लोकल रीजन में धीरे धीरे फैलना शुरू करेगा और फिर चांसेस है कि ये डिसअपियर भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम स्पेनिश फ्लू की बात करें जो 1919 में आया था, उस समय आप देखेंगे कि स्पेनिश फ्लू में भी इंडिया में 3 वेव्स आई थी। पहली वेव छोटी थी, दूसरी वेव वैसे ही जैसे इंडिया में डेल्टा के लिए आई थी, और तीसरी वेव मिड साइज की थी। और तीनों वेव में अच्छे खासे लोग, 1 से 2 करोड़ के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन तीसरी वेव के बाद वो एकदम से एकाएक डिसअपियर हो गया। आज आप देखेंगी तो कहीं स्पेनिश फ्लू नहीं है। उसके अलावा सार्स को 1 का वायरस भी कहीं नहीं दिखता है। तो ये भी वायरस एक दिन जाएगा, बस हमको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है और सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की जरूरत है। जी, जी। अच्छा, एक आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरह अभी कोविड को लेकर के काफ़ी सारी स्टडी हो रही है, तो लोगों के मन में जो है कई भ्रम भी हो रहे हैं कि वो किसको सही माने, किस दावे को मतलब इग्नोर करें। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए विज्ञान जो है वो थोड़ा स्लो है, क्योंकि ये वायरस बहुत फास्ट है। 2 साल में इसने इतना तांडव मचा दिया, और 2 साल किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत कम टाइम होता है। कोई भी रिसर्च कंप्लीट करने के लिए 5 साल, 6 साल इतना समय लग जाता है। तो हम अभी भी उस स्टेज पे नहीं हैं कि इस वायरस को पूरी तरीके से समझें। लेकिन हाँ, हम इस स्टेज पर हैं कि इस वायरस को अपनी बुद्धिमत्ता से या अपने जो अभी सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किए हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए कोई एक स्टडी आई जो ये बोलेगी कि ये वाला जो है जो दवा है वो काम करेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद दूसरी स्टडी आती है वो ये बोलती है कि ये दवा काम नहीं करती है। तो कोई भी वायरस डिजीज में हम देखें जल्दी कोई भी दवा डेवलप नहीं होती, क्योंकि वायरस बहुत तेजी से म्यूटेट करता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसके साथ। लेकिन हमको अपने इम्यून सिस्टम पे भरोसा करना चाहिए और कम से कम दवाओं को लेते हुए, और डॉक्टर्स भी मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे समझ गए हैं कि बहुत ज्यादा दवाओं की इस डिजीज में जरूरत नहीं है। इस डिजीज में दुआओं की या किसी आदमी के इनर स्ट्रेंथ की जरूरत है, और वो इजिली उसको रिपेल कर सकती है। तो
ठीक है, आपको कभी-कभी ये लगेगा कि और रिसर्च जो है वो इनोवेटिव आइडियाज़ एक के बाद एक आते हैं, वो इम्प्रोवाइज़्ड ही होता है। आज हुँ, कोई रिसर्च है, हुँ, ये तय नहीं कि वो कल सही ही होगा, लेकिन हुँ, कल जो रिसर्च आएगा वो उससे पक्का है कि बेहतर आएगा। तो पब्लिक को रिसर्च पे बहुत नहीं ध्यान देना है और गवर्नमेंट भी जो है एक रिसर्च के बेसिस पे कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेती है। तो हुँ, गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं वो हाँ, जनरली फॉलो करने चाहिए और फिर हुँ, वो समय के साथ अपग्रेड होते रहते हैं और उसी हुँ। के अकॉर्डिंग हमको फॉलो करने होते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी। तो ये थे बीएचयू के जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफ़ेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी, जिन्होंने हमें कोरोना और इसके नए वेरिएंट को लेकर के काफ़ी अहम जानकारी दी। वैक्सीनेशन को लेकर के भी कई इम्पोर्टेंट बात बताई और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन।